नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज का एक खास कार्यक्रम इंटरनेशनल खबरें, जिसपे हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जापान में इस साल का अब तक का सबसे भयावह तूफान शान ने अपनी दस्तक दे दी है। ये तूफान इतना खतरनाक माना गया कि जापान की सरकार ने इसे लेकर लेवल 5 की इमरजेंसी वार्निंग जारी की है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर यह तूफान कितना शक्तिशाली है। जापान में इस साल की सबसे शक्तिशाली तूफान शान ने दस्तक दे दी है। शान दक्षिण पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर गुरुवार सुबह 8 बजे पहुंचा। जानकारी के अनुसार तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश होने के साथ 252 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तूफान से कई इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि शान, जिसे जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से जाना जाता है, की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली काट दी गई है। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को गामागुरी में लैंडस्लाइड की वजह से एक घर दब गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 लोग घायल हुए हैं। इस तूफान से पूरे देश में 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दो दिन में 6 महीने जितनी बारिश हुई। मौसम विज्ञान एजेंसी ने बीते 48 घंटों में कागोशिमा राज्य में 1100 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान लगाया है, जो कि पूरे साल होने वाली औसत बारिश का लगभग आधा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। जापान सरकार ने कागोशिमा के कुछ इलाकों में लेवल 5 इमरजेंसी वार्निंग जारी की है। यह देश में आपदा के समय दी जाने वाली सबसे बड़ी वार्निंग है। इसमें लोगों को घरों में रहने और निचली जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। बस और अन्य वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जापान में इससे पहले सिर्फ 3 बार लेवल 5 वार्निंग जारी की गई है। जुलाई 2014 में ओकिनावा प्रांत में एक शक्तिशाली तूफान आया था, तब पहली बार ऐसी चेतावनी जारी की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2016 में भी ओकिनावा में ही ऐसी वार्निंग जारी की गई। इसके बाद सितंबर 2022 में क्यूशू आइलैंड में ये वार्निंग जारी की गई थी। जापान एयरलाइंस ने बुधवार और गुरुवार को 172 घरेलू उड़ानें और 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। वहीं एक दूसरी एयरलाइंस ने भी 219 घरेलू उड़ानें और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। उड़ान रद्द होने से 25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुमामोटो और कागोशिमा के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। कार बनाने वाली कंपनी टोयोटा ने तूफान थमने तक जापान में अपने सभी 14 कारखानों में उत्पादन रोक दिया है। वहीं जापान में 2 सप्ताह पहले ही एम्फिल तूफान आया था। तूफान पूर्वी तट से टकराया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इसे शक्तिशाली और खतरनाक तूफान बताया। तूफान की वजह से राजधानी टोक्यो सहित कई पूर्वी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चली थी। टोक्यो और नागोया के बीच सभी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन रद्द कर दी गई थी। ANA होल्डिंग्स ने शुक्रवार को 281 डोमेस्टिक और 54 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इजराइल ने रविवार की सुबह हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर घातक हमला किया। हमले में इजराइल के फाइटर जेट्स ने 40 से अधिक जगहों को अपना निशाना बनाया। वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने बड़ा दावा किया। क्या है यह दावा और इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों बनाया अपना निशाना? देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। इजराइल ने बीते रविवार की सुबह दक्षिण लेबनान में 100 फाइटर जेट से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर अटैक किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने 40 से अधिक जगहों को निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने हमले को नाकाम करने के लिए ये स्ट्राइक की है। वहीं इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी की घोषणा कर दी। राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करते हुए आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 90 मिनट के लिए रोक दिया गया। हालांकि बाद में सेवाएं वापस शुरू कर दी गई। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि हम पर हजारों रॉकेट से हमला हुआ, जिसे नाकाम कर दिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में मौजूद अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को इजरायली सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी पनडुब्बी जॉर्जिया को इलाके में तैनाती के लिए भेज दिया है। गाजा में सीज फायर के लिए मिस्र में बैठक। लेबनान और इजराइल के बीच हमले उस वक्त हुए जब गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक चल रही है। हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया। इस दौरान अमेरिका में रात थी। इसके बाद से ही राष्ट्रपति जो बाइडेन हालातों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग की है। वहीं व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षित रखने में उसकी मदद करता रहेगा। इजराइल पर ईरान से भी हमले का डर। दरअसल इजराइल ने 30 जुलाई को बेरूत में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन यानी 31 जुलाई को ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की मौत हो गई। हमास और ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं ईरान और उनके समर्थन वाले हिजबुल्लाह संगठन ने कई बार इजराइल से बदला लेने की बात कही है। शनिवार 24 अगस्त को इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के खिलाफ पहले फेज की कार्रवाई पूरी कर ली है। वह आगे और हमले करने की तैयारी में है। वहीं ईरान के तमाम नेता लगातार इजराइल को हमले की धमकी दे रहे हैं। हालांकि यह अटैक कब होगा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास के पास भी हमला किया था। इसमें एक टॉप कमांडर समेत कई अधिकारी मारे गए थे। इजराइल की उस कार्रवाई के जवाब में 12 दिन बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलों और ड्रोन से भी अटैक किया था। इस हमले के 6 दिन बाद इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक की थी। इजरायली सैनिकों ने गाजा की मस्जिद पे कुरान जलाई। हमास ने शनिवार को इजरायली सैनिकों पर गाजा की एक मस्जिद में कुरान जलाने का आरोप लगाया। हमास ने अरब और मुस्लिम देशों से इजरायली सैनिकों की इस हरकत की निंदा करने की अपील की है। हमास ने कहा, इजरायली सैनिकों का कुरान जलाना और मस्जिद को तबाह करना उनका चरमपंथी रवैया दिखाता है। यह फिलिस्तीन की पहचान और उसकी पवित्रता से जुड़ी किसी भी चीज के लिए उनके फांसीवादी सोच का सबूत है।
हमास ने कहा कि समय आ गया है कि दुनिया के आजाद लोग साथ आकर फिलिस्तीन में मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े पवित्र स्थलों की रक्षा करें। उन्हें गाजा पट्टी पर विनाशकारी जंग को खत्म करने के लिए एकजुट करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। बीएलए के प्रवक्ता ने इस हमले में तकरीबन 130 सैनिकों के मारे जाने की बात कही है। आखिर बीएलए के हमले के पीछे की क्या है पूरी कहानी, जानिए इस रिपोर्ट से। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। बीएलए ने ऑपरेशन हेरूफ के तहत बलूचिस्तान में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। बीएलए ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी कर दी। बीएलए ने ऑपरेशन हेरूफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मील का पत्थर बताया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 14 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। ऑपरेशन में बीएलए के 800 लड़ाके शामिल। बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि यह ऑपरेशन हेरूफ का पहला फेज था। उन्होंने इसके सफल होने का दावा किया। जियंद ने कहा कि इस ऑपरेशन में उसके अलग अलग दस्ते के 800 लड़ाकों ने हिस्सा लिया था। उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों और शिविरों को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी फिदाइन लड़ाकों की मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान में बेला शिविर पर 20 घंटे तक कब्जा रखा। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के 68 सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए। बलूच पुलिस को दूर रहने की दी चेतावनी। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने स्थानीय पुलिस को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वह पाकिस्तानी आर्मी की मदद न करे। उन्होंने कहा कि पुलिस और लेवी यानी टैक्स वसूली करने वाले 22 कर्मचारियों को अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया और ऑपरेशन पूरा होने पर उन्हें सही सलामत रिहा कर दिया गया। बीएलए प्रवक्ता जियंद ने कहा कि वह पुलिस और लेवी फोर्स को बलूचों का साथी मानता है। हालांकि समूह ने चेतावनी दी कि पाकिस्तानी सेना की मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीएलए की एक फिदाइन महिला समेत 7 मारे गए। बीएलए ने कहा कि इन हमलों में उनके 7 फिदाइन ने जान गंवा दी है। इनमें एक महिला भी थी। बीएलए ने 2 फिदाइन की तस्वीर भी जारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक महल फिदाइन हमले में अपनी जान देने वाली तीसरी बलूच महिला बनी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बलूच महिला जिलान कुर्द थी, जिसने 1996 में तुर्की सैनिकों के खिलाफ आत्मघाती हमला किया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में शारी बलूच ने चीनी नागरिकों को निशाना बनाया था। हाईवे पर हुई मुठभेड़ में 62 सैनिकों को मारने का दावा। बीएलए प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि उसके फतेह दस्ते ने बलूचिस्तान के कई हाईवे पर नाकेबंदी कर दी थी। इससे हटाने आए 62 पाकिस्तानी सैनिकों को उनके लड़ाकों ने मार डाला। प्रवक्ता ने कहा कि उनके ऑपरेशन हेरूफ का पहला फेज पूरा होने के बाद उन्होंने नाकेबंदी हटा दी है। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि वे जल्द ही हमलों के बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे और ऑपरेशन हेरूफ में मारे गए लड़ाकों की पहचान बताएंगे। हाईवे बंद कर 23 लोगों को मारी गोली। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के इस हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हुई है।
सबसे पहली वारदात बलूचिस्तान के मूसा खेल में हुई। नेशनल हाईवे को 40 BLA लड़ाकू ने सोमवार सुबह जाम कर दिया। उन्होंने बसों, ट्रकों और वैन को रोककर यात्रियों को उतारा। सभी की आईडी देखी और इनमें से पंजाब प्रांत के 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। देर रात पाकिस्तानी आर्मी ने बयान जारी कर बताया कि बलूचिस्तान में जवाबी कार्रवाई में 21 आतंकियों को भी ढेर कर दिया गया है। वहीं BLA ने हाईवे पर 25 वाहनों को आग लगाने का वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें कुछ बंदूकधारी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी बलूच लोगों पर बरसों से जुल्म करती आ रही है। अब इसका बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अफगानिस्तान में दोबारा तालिबानी हुकूमत के आने के बाद से ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए थे। वहीं तालिबानी शासन ने महिलाओं के लिए कुछ और नए कानून थोप दिए हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर क्या है यह कानून। अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं को लेकर नए कानून लागू कर दिए हैं। महिलाओं को सख्त हिदायत देते हुए उनके घरों से बाहर बोलने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही उन्हें सार्वजनिक जगहों पर हमेशा अपने शरीर और चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का आदेश दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने इन कानूनों के पीछे की वजह देते हुए कहा कि महिलाओं की आवाज से भी पुरुषों का मन भटक सकता है। इससे बचने के लिए महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बोलने से परहेज करना चाहिए। तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने नए कानूनों को मंजूरी दे दी है। इन कानूनों को हलाल और हराम की 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तालिबान के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने कड़ी निंदा की है। साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इसे लेकर आपत्ति भी जताई है। तालिबान ने महिलाओं के घर में गाने और तेज आवाज में पढ़ने से भी मना किया है। जिन महिलाओं या लड़कियों को नए कानून तोड़ने का दोषी पाया जाएगा, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान ने इस बार महिलाओं के अलावा पुरुषों पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पुरुषों को भी घर से बाहर निकलते समय घुटनों तक अपने शरीर को ढकना होगा। वहीं तालिबान ने किसी भी जीवित शख्स की तस्वीर खींचने पर भी पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान की सत्ता दूसरी बार तालिबान के हाथ आई। उसी दिन से महिलाओं पर प्रतिबंध बढ़ गए थे। सबसे पहले अलग अलग सरकारी संस्थानों में काम कर रही महिलाओं से उनकी नौकरियां छीनी गई। फिर उनकी पढ़ाई पर पाबंदियां लगाई गई। अफगानिस्तान में महिलाएं सिर्फ 6वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सकती हैं। न सिर्फ महिलाओं पर प्रतिबंध बल्कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो मानवाधिकारों के खिलाफ है। इनमें सबसे अहम सार्वजनिक जगहों पर सजा देना है। समलैंगिक संबंध के आरोप में कोड़े मारकर पिटाई। तालिबान ने इस साल जून में समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप में 63 लोगों की कोड़े मारकर पिटाई की थी। इनमें 14 महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों को समलैंगिकता, चोरी और अनैतिक संबंध बनाने का दोषी पाया गया था। तालिबान समलैंगिकता को इस्लाम के खिलाफ मानता है। उसने सरीपुल प्रांत में स्टेडियम में पहले लोगों को इकट्ठा किया था, फिर कथित आरोपी को कोड़े मारे। तालिबान लोगों को इस्लाम के रास्ते पर चलने को कहता है, साथ ही लोगों से ऐसा न करने पर सजा भुगतने की धमकी देता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सजा की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के खिलाफ बताया था। अवैध संबंध बनाने पर पत्थर मारने की सजा। तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ने इस साल मार्च में महिलाओं के खिलाफ एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के मुताबिक जो भी महिला एडल्ट्री मामले में दोषी हुई, उसकी पत्थरों से मार मार कर हत्या कर दी जाएगी। एक ऑडियो मैसेज में अखुंदजादा ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को चुनौती देते हुए
इस्लामिक कानून शरिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। उसने कहा, आप कहते हैं कि यह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन जल्द ही एडल्टी के लिए यह सजा लागू की जाएगी। दोषी महिलाओं को सरेआम कोड़े और पत्थर मारे जाएंगे। तालिबानी नेता ने आगे कहा, जब हमने काबुल पर दोबारा कब्जा किया था तब हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। हम चुपचाप बैठकर चाय नहीं पिएंगे। हम अफगानिस्तान में शरिया वापस लाकर रहेंगे। क्या है अफगानिस्तान का शरिया कानून? तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद कहा था कि देश में शरिया कानून लागू होगा। दरअसल शरिया इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए एक लीगल सिस्टम की तरह है। कई इस्लामी देशों में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि पाकिस्तान समेत ज्यादातर इस्लामी देशों में यह पूरी तरह लागू नहीं है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कई तरह के बड़े मसलों पर कानून है। शरिया में पारिवारिक, वित्त और व्यवसाय से जुड़े कानून शामिल हैं। शराब पीना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल करना या तस्करी शरिया कानून के तहत बड़े अपराधों में से एक है। यही वजह है कि तालिबानी कानून में इन अपराधों में कड़ी सजा के नियम हैं। वहीं इस सब के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन सहित संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी अफगानिस्तान में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन पर चुप्पी साधे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।